देखो हमने जो है थर्मल एक्सपेंशन देख लिया। थर्मल एक्सपेंशन में हमने जो है तीनों टाइप देखे। थर्मल एक्सपेंशन में बोला लीनियर होता है, एरियल होता है और वॉल्यूम होता है। लीनियर के लिए हमने देखा कि जो न्यू न्यू लेंथ आती है एल डेस विल बी इक्वल टू क्या होती है एल वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। अगर हम एरियल में बात करें तो न्यू जो एरिया आता है ए डेस विल बी इक्वल टू क्या आता है ए वन प्लस बीटा डेल्टा टी। इसी प्रकार से न्यू जो वॉल्यूम आता है वो कितना आता है वी डेस विल बी इक्वल टू वी वन प्लस गामा डेल्टा टी। आपको पता है एल्फा बीटा गामा क्या है यहाँ पे, तो बोलेंगे ये थर्मल कोफिशिएंट है। अगर एल्फा है तो लीनियर है, बीटा है तो एरियल है और गामा है तो क्या है, गामा है तो आप बोलोगे वॉल्यूम है। अब आपके बीच में मैंने इनके रिलेशन में बताए थे कि एल्फा बीटा गामा इक्वल में लिख दो, उनके नीचे लगा दो 1 2 3, वहाँ से हम रिलेशन जो है डेवलप कर लेते हैं। थर्मल एक्सपेंशन में मैंने कुछ चीज़ें बताई कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो सॉलिड्स है हमारे पास में, ठीक है, उनका जो एरिया है, वॉल्यूम है, लेंथ है, वो क्या होती है इंक्रीज होती है। इसको हम क्या बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। बताओ यहाँ तक क्लियर होगा मामला। सारा सब कुछ हमने पढ़ा। कुछ क्वेश्चन हमने केवीटी बेस में देखे, क्वेश्चन क्या नोट देखे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं केवीटी के अंदर क्या होगा या उस तरीके से क्या होता है, ठीक है ना। ये सारा सब कुछ मैंने जो है वो आपको बताया, ठीक है। एक बस थर्मोस्टेट, एक नाम याद रखना बस, थर्मोस्टेट बस, और कुछ नाम याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट ज़्यादा काम में नहीं आता। थर्मोस्टेट क्या है पहले तो ध्यान रखना। थर्मोस्टेट क्या होता है कि ये डबल मेटल का बनाया जाता है। इसके अंदर कुछ इसकी शेप ऐसी होती है, बस एक बार थोड़ा सा देख लो, बस नॉलेज में होना चाहिए। इससे ज़्यादा प्रश्न जो है वो आएगा नहीं, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट ये डायरेक्ट है ना। इस प्रकार से कुछ जो है इसका इस तरीके से अटैच होता है। ये यहाँ पे जो मैं बनाया ना, यहाँ पे डबल मेटल का क्या होता है, ये डबल मेटल की स्क्रिप्ट है ना। और ये जो ये यहाँ पर है, अब समझना, ये कनेक्टिविटी का काम करता है। सर्किट के अंदर किसका काम करता है, कनेक्टिविटी का। बस नाम याद रखना, थर्मोस्टेट किसका काम करता है, कनेक्टिविटी का। और किस बेस पे करता है, थर्मल बेस पे। होता क्या है जनरली में बताओ आपको। एक बात बताओ, इधर मान लो कोई भी मैंने वायर ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ बताओ आप, जब ये टच में है तो ये क्या है, कनेक्ट में है। जो ही ये गर्म होगा तो गर्म होते ही क्या हो जाता है, यहाँ से दूर हो जाता है, यहाँ गैप जनरेट हो जाता है, यहाँ पर क्या जनरेट हो जाता है, गैप जनरेट हो जाता है। तो ये क्या हो गया, डिसकनेक्ट हो गया। यानी कि हम स्विच का यूज करते हैं ना ऑन ऑफ का, तो उस तरीके से। तो आपको बस नाम याद रखना, थर्मोस्टेट आ जाए तो ये सर्किट के ऑन ऑफ में काम में आता है। दूसरी बात ये किस पे बेस होता है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ पे बेस होता है ना, थर्मल एक्सपेंशन में बेस्ड होता है। बस इतना सा जो है वो ध्यान आपको रखना है, ठीक है। अब आज जो है, आज एक नए बहुत अच्छा टॉपिक है। थोड़ा सा ये डीप में, थोड़ा सा कठिन भी माना जाता है। यहाँ से मेरा अनुभव भी ये कहता है कि बच्चों के जो क्वेश्चन है वो थोड़े ज़्यादा गलत होते हैं। थोड़ा सा एक बार समझना, क्योंकि यहाँ यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैलोरीमीट्री की, है ना। उससे पहले मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ आपके, बिल्कुल जनरल सा वर्ड है, वो है हीट, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि देखो हीट हमें पता तो रहता है कि हीट बहुत बार हमने नाम सुनते हैं। एक्चुअल हीट होती क्या है, देखो हीट एक प्रकार की एनर्जी है। बताओ हीट क्या है, एक प्रकार की जो है वो एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, आप एक बात ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट ले लूँ, इसका टेम्परेचर से दैट T1 है और इसका टेम्परेचर से दैट T2 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट ले लिया A और B, इसका टेम्परेचर कितना है T1 और इसका टेम्परेचर कितना है T2। मैंने ये माना कि T1 ग्रेटर देन T2 है ना। और ये इन दोनों को मैंने किस में रख दिया, कॉन्टैक्ट के अंदर रख दिया। बताओ किसके अंदर रख दिया, कॉन्टैक्ट के अंदर। तो जो ही मैंने इन दोनों को कॉन्टैक्ट में रख दिया, हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट थे A और B। एक का टेम्परेचर बोलो कितना है T1, एक का टेम्परेचर बताओ कितना है T2 है। T1 क्या है, T2 से क्या है, ज़्यादा है। जो ही मैं कॉन्टैक्ट में रखूंगा तो यहाँ से जो एनर्जी है ना, इसकी एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर होने लग जाती है। मतलब एनर्जी कैसे फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जो ये एनर्जी जाती है ना, इसी एनर्जी का जो नाम है ना वो है हीट। बताओ इसी एनर्जी का क्या नाम है, हीट है। मतलब हीट एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा नाम बदलता हुआ दे देते हैं। कब, अगर कोई भी एनर्जी फ्लो होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रही है, यानी कि फ्लो हो रही है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, हीट नाम दे देते हैं। यानी कि हीट एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो बताओ हीट क्या है, हीट एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है, जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है। उसको हमने क्या नाम दे दिया, उसको हमने नाम दे दिया हीट नाम दे दिया, ठीक है। देखो एक पर्टिकुलर टर्म बनानी पड़ती है। जैसे कि एक बात बताओ, कहीं बार हम स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चों को क्या बोलते हैं, ये तो फ्लाई स्कूल के बच्चे हैं। अब बताओ वो बच्चे तो किसके, स्कूल के थोड़ी हो, तो पेरेंट्स के बच्चे हैं ना। लेकिन उस स्कूल की यूनिफॉर्म पहनने पे, उन स्कूल में एडमिशन लेने पर वो बच्चे वहाँ के कहलवाने लग जाते हैं। एक टर्म का यूज होने लग जाता है कि ये फला स्कूल की क्या है, बच्चे हैं, जबकि वो बच्चे
बच्चे स्कूल के थोड़ी है, वो बच्चे तो किसके हैं, पेरेंट्स के हैं। सेम उसी प्रकार से अब बताओ वो जो बच्चा है, पेरेंट्स का बच्चा है, वो जब स्कूल में बैठ रहा है तो उसके नाम आगे क्या जुड़ गया, उस फला स्कूल का बच्चा। तो सेम जो एनर्जी है कि अगर एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रही है तो ट्रांसफर होने वाली एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं हीट। तो बोलोगे सर हीट, बिल्कुल क्लियर होगी। यहां पर एक बात ये ध्यान रखना, हीट का जो मेजरमेंट है ना वो जनरली हम कैलोरी के अंदर करेंगे। बोलो किसके अंदर करेंगे, कैलोरी के अंदर करेंगे हीट का मेजरमेंट। वैसे ऐसा यूनिट में आप जूल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जनरली इसका मेजरमेंट किसके अंदर हम करते हैं, कैलोरी के अंदर करते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है कि एक कैलोरी के अंदर 4.2 जूल होते हैं। डायरेक्ट भी बहुत बार पूछा हुआ है, हालांकि 9th में भी आ जाता है। 1 कैलोरी विल बी इक्वल टू क्या होता है, 4.2 जूल होता है। ये हमारे काम में आएगा किसके अंदर, जब हम यूनिट का क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। तो आपको एक मोटी मोटी बात समझ में आई होगी कि हीट क्या है। मैंने बताया हीट एक प्रकार की एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। मैंने बताया हीट का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, वैसे तो जूल होती है, लेकिन इसका मेजरमेंट किस में करेंगे, कैलोरी में करेंगे। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो बोलेंगे 4.2 जूल होते हैं। यहां भी कोई आपको समस्या नहीं है। बताओ यहां हीट से रिलेटेड तो सारा सब कुछ जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर हम डायमेंशन की बात कर लें तो हीट की वही डायमेंशन होती है जो किसकी होती है, देखो एनर्जी की होती है, जो किसकी होती है, वर्क की होती है। तो इनकी जो सबकी डायमेंशन होती है m1 L2 T-2 में डायमेंशन। अच्छा एक और चीज़ है, हालांकि डायमेंशन आपको बहुत अच्छे तरीके से आती भी है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, फिर भी हम डायमेंशन वाला एक टॉपिक अलग से है, हमारा चैप्टर ही अलग है। मेजरमेंट एंड डायमेंशन का जो चैप्टर है वहाँ में डायमेंशन बहुत ईजी तरीके से समझा दूंगा आपको। तो सारी डायमेंशन जो है वो निकालना आपको आ जाएगी, इसमें कोई लोड वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो हीट, एनर्जी और वर्क, इन सबकी जो डायमेंशन है वो डायमेंशन क्या होती है, m1 L2 T-2 होती है। मैंने आपको हीट के बारे में मोटा मोटा जो ब्रीफ में एक बार आइडिया है वो सारा मैंने आपको दे दिया है। चलो यहां से तो हमें कोई कुछ नहीं पूछेगा हीट के मामले में, ठीक है ना। हीट से रिलेटेड एक है ना, जूल ने एक लॉ दिया था। हीट से रिलेटेड किसने, देखो ये थोड़ा सा याद रखना, ये थियोरेटिकल चीजें, मैं फास्ट भी बोल रहा हूं क्योंकि ये सारी सब कुछ सिंपल, ये बेसिक है, 9th-10th के अंदर आई हुई सारी चीजें। जूल ने एक लॉ दिया था जिसको हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट। याद रखना मैकेनिकल इक्विवेलेंट, नोट कर लेना इसको जो मैं बोल रहा हूं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। मैकेनिकल इक्विवेलेंट का जो लॉ है वो जूल ने दिया था, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या लॉ था वो एक रेशियो था। वो क्या था, एक रेशियो था, हीट और वर्क का रेशियो। उन्होंने बोला था कि जो हीट है और जो वर्क है ना, इनका जो रेशियो है ना वो कांस्टेंट होता है और वो जे के इक्वल होता है। बस ये ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है आपको इतना सा याद रखना है कि हीट और जो वर्क का रेशियो है वो किसके इक्वल होता है, जे के इक्वल होता है। इसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट लॉ ऑफ जूल। ये जो लॉ है वो किसने दिया था, जूल ने दिया था। ये आपको थोड़ा सा बस मोटे तौर पे ध्यान रखना है। वर्क और हीट और जो वर्क है इसका जो रेशियो है, ये रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और किसके इक्वल रखते हैं हम, जे के इक्वल रखते हैं। अगर कभी आपसे पूछ ले कि जे की वैल्यू कितनी होती है तो 4.2 होती है। बताओ कितनी होती है, 4.2 होती है। बस इसको बेसिकली एक बार नोट डाउन कर लेना। अब हम जो मेन पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल आधारित जो प्रश्न जहां से आएंगे, जो कॉन्सेप्ट बनेंगे, वो कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करने वाले हैं। ये मोटा ब्रीफ में एक बार हीट का आइडिया लग गया, हालांकि इस लेवल पे क्वेश्चन पूछना बिल्कुल भी संभव नहीं है, ठीक है। अब देखो हम कुछ डेफिनेशन वाइज पहले देखेंगे। कई प्रकार की जो हीट है जो हमारे काम में आएगी, यहां पर ध्यान देना आप, 5 प्रकार की जो हीट है वो हमारे बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा काम में आएगी, ठीक है। यहां प्रश्न बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एक एक टर्म को समझना। मैं बिल्कुल आसान भाषा के अंदर जो है वो आपको एक बार सारा आइडिया दे रहा हूं। ये हम डेफिनेशन वाइज बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक एक नाम सुनते जाना आप, क्योंकि पहले ये जब तक नाम क्लियर नहीं होंगे तब तक हम फेज के अंदर नहीं आएंगे, और जब तक फेज के अंदर नहीं आएंगे हमारे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। देखो कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान रखना। देखो क्या, सबसे पहले एक वर्ड आता है हीट कैपेसिटी। एक वर्ड क्या आता है हमारे पास में, हीट कैपेसिटी। ध्यान देना, हीट कैपेसिटी, ठीक है। एक वर्ड आता है हमारे पास में स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। ध्यान रखना, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट जो कैपेसिटी है ना वो क्या है, दोनों अलग अलग है। मैंने आपको क्या बता रहा हूं कि हम देखो
थोड़ा थोड़ा सा इनका डेफिनेशन वाइज आइडिया लेंगे और पूरे चैप्टर के अंदर ये सारी टर्म्स घूमेगी, पूरे चैप्टर के इवन थर्मोडायनेमिक्स तक ही आएगी। यहाँ जो हम ये चैप्टर्स पढ़ रहे हैं इसके अंदर एक तो थर्मल वाला है जो हमने कंप्लीट कर लिया, उसमें हमने टेम्परेचर और थर्मल एक्सपेंशन देख लिया, ये एक तरह से दूसरा चैप्टर है। एक तरह से फिर तीसरा चैप्टर और आएगा थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि 3 चैप्टर एक ही जगह हम लेके चल रहे हैं क्योंकि ये मिलते जुलते हैं और इनकी सारी जो टर्म्स है वो एक दूसरे से क्या है, रिलेट है। तो मैंने आपको क्या बताया, एक तो बताया हीट कैपेसिटी। देखो हीट कैपेसिटी का जो है वो जनरल फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। बताओ हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या है यहाँ पर, ओनली ये हीट है, और डेल्टा टी क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर डिफरेंस है। आपको देखो लिखना है, नोट कर लेना डेफिनेशन, बाकी आपको ध्यान रहना चाहिए। वैसे एक बात मैं बताऊं, बस फॉर्मूला याद रखना, तो उससे आपको डेफिनेशन बनाना आ जाएगा। फिजिक्स के अंदर आप भी जानते होंगे, स्टार्टिंग से आपने पढ़ी है, फिजिक्स के अंदर डिवाइड में कोई भी होता है तो हम उसको यूनिट रीड करते हैं। जब हम डेफिनेशन बनाने जाते हैं किसी फॉर्मूले से, तो फिर से मेरी बात को समझना, जो डिवाइड में होता है उसको किससे रीड करते हैं, यूनिट से रीड करते हैं, यूनिट से रीड करते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात यहां पर आप ये समझाओ कि यहां जो डिवाइड के अंदर है वो क्या है, बोलोगे सर यहां डिवाइड के अंदर डेल्टा टी है। बताओ डिवाइड के अंदर क्या है, डेल्टा टी। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर कि कोई सा भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई सा भी जो मटेरियल है, कितना भी मटेरियल है मुझे नहीं पता, ठीक है ना, किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर, अगर डेल्टा टी का टेम्परेचर मैंने क्या किया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इंक्रीज कर दिया। बताओ कितना इंक्रीज कर दिया, बोलोगे सर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दिया। मेरी बात को समझना, मैं एक डेफिनेशन बना के बता रहा हूं, बाकी सारे फॉर्मूले से डेफिनेशन आपको खुद को बना के लिखनी है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि फिजिक्स के अंदर कभी भी आता है तो हम डिवाइड वाली टर्म्स को क्या करते हैं, यूनिट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, यूनिट। यूनिट का मतलब 1 बना देते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए गिवन जो हीट है वो क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हमें वैसे भी देखो डेफिनेशन रटा नहीं है, थ्योरेटिकल एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में आ जाता है कि करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू हीट कैपेसिटी। 4 स्टेटमेंट दे देगा और उसमें एज ए डेफिनेशन वाइज हमारे को चीजें दे देगा, तो वो चीजें आपको क्लियर आनी चाहिए। तो बताओ हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला आपको पता लग गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, ऐसे बोलेंगे कि किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए गिवन जो हीट है वो क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी कहलाती है, गिवन हीट। क्योंकि डेल्टा टी को अगर आप 1 कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, हीट के इक्वल हो जाएगी। हीट कैपेसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, हीट के इक्वल हो जाएगी। तो ये बात आपने समझ ली होगी। मुझे एक बात बताइए, इसके यहां से अगर मैं यूनिट की बात कर लूं तो यूनिट क्या आएगी, बताओ। आप बोलोगे देखो यूनिट बिल्कुल इजी है सर, डेल्टा क्यू है तो जूल आ जाएगा, वेरी गुड। और सर देखो टी है, टी यहां पे देखो मैंने बोला टेम्परेचर है, ये टाइम पीरियड नहीं है, ये क्या है, टेम्परेचर है। तो सर यहां पे केल्विन लिख दो, या इसको ऐसे लिख दो जूल और डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्योंकि आप टेम्परेचर को केल्विन में मेजर कर सकते हो और सेल्सियस में मेजर कर सकते हो। आप ये भी बोलोगे सर एक बात बताओ ना, आपने बोला था हीट को किस में मेजर करते हैं, कैलोरी में, तो क्या इसको कैलोरी नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल कैलोरी पर केल्विन भी लिख सकते हैं और कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने क्या बताया, इसको आप जूल पर केल्विन और जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये ध्यान रखना इन चारों में से कोई भी ऑप्शन आ जाए तो वो ऑप्शन पे आप टिक लगा देना, बिल्कुल भी समस्या नहीं है। मुझे एक बात बताओ, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आपको याद हो गया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है। डेफिनेशन वाइज हमने देख लिया, यूनिट वाइज हमने जो है वो देख लिया, और डायमेंशन वाइज भी अगर आप देखना चाहते हो तो डायमेंशन में कोई समस्या नहीं है। आप यहां आओ जूल पर केल्विन में, ठीक है। तो जूल पर केल्विन में जब आप आओगे तो मुझे एक बात बताओ, जूल की डायमेंशन क्या होती है, m1L2T-2। अभी बताया था मैंने, जूल हीट वर्क, तो हीट की डायमेंशन क्या होती है, m1L2T-2। अब मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन। मैंने बताया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है 7, उसमें से टॉप 3 जो होती है मास, लेंथ, टाइम, उनका जो मेजरमेंट करते हैं वो नेम के अकॉर्डिंग हम डायमेंशन जो है लिखते हैं। बॉटम 4 जो है, बॉटम 4 में आपको बताया टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो मैंने आपको ये बताया था कि बॉटम के अंदर जो भी आए उनकी यूनिट ही क्या होती है, डायमेंशन। तो ये डायमेंशन क्या हो जाएगी, केल्विन का के ही लिख देंगे हम। अब बताओ के ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, m1L2T-2 K-1। ये चीज आप ध्यान दे लेना। मैं एक बार डायमेंशन को और आपको सिखा दूंगा, फिर से मैं बता रहा हूं। फंडामेंटल 7 फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में होती है, कितनी होती है, 7।
टॉप 3 की डायमेंशन जो है हम लिखते हैं किसके अकॉर्डिंग, हम लिखते हैं नेम के अकॉर्डिंग, मास, लेंथ, टाइम। मास को लिखते हैं m से, लेंथ को लिखते हैं l से, टाइम को लिखते हैं t से। आ गई मेरी बात समझे? बिल्कुल समझ में आ गई। बॉटम 4 की जो 4 क्वांटिटी बॉटम 4 में होती है, जैसे कि हम बोलते हैं करंट होती है, टेम्परेचर होता है, इंटेंसिटी होती है, उसके बाद में अमाउंट ऑफ मैटर होता है। तो हमारे पास में बॉटम कितनी बचती है? 4 बचती है। मैंने 7 नाम लिखा। आप एक काम करना, अगर आपको थोड़ा इसके अंदर कंफ्यूजन है तो लिख भी लेना। मैंने क्या बताया? मास, लेंथ, टाइम, उसके बाद में करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ मैटर। तो ये जो 7 होती है, तो बॉटम जो 4 है ना, इनकी डायमेंशन को कैसे लिखते हैं? कभी भी डायमेंशन लिखनी है, आप एक काम करो, यूनिट लिख लो। सबसे पहले बताओ क्या लिख लो? यूनिट लिख लो। उस यूनिट को फिर ऊपर ले लो, अगर कोई डिवाइड में है तो कहां ले लो? ऊपर ले लो। फिर आप लिखो MLT लिखो। क्या लिखो? MLT। फिर आप इससे रीड करो, M का मतलब मास है, मास की यूनिट केजी होती है। आप देखो जो यूनिट आपने लिखी है उसके अंदर क्या केजी है क्या। फिर आप ये देखो कि लेंथ, L का मतलब क्या होता है? लेंथ। लेंथ का मतलब क्या होता है? मीटर। क्या जो यूनिट लिखी है उसमें मीटर है क्या? तो मीटर की कितनी पावर है एज इट इज लिख दो। जैसे कि मैं एक बात बताऊं आपको, मैं एक चीज ये लिख दूं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये केल्विन, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है ना, ये इस तरीके से लिख दिया। किसी की यूनिट मेरे पास में ये आ गई, तो इसको क्या करो, सबसे पहले तो ऊपर ले लो केजी मीटर की पावर -2, सेकंड की पावर -2, के की पावर -1। तुम बोलोगे मीटर की पावर तो +2 ही है। तुम बोलोगे सर ये सेकंड की पावर -2 क्यों आई? क्योंकि ऊपर जाएगा तो आपको पता है पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां लिखो MLT। अब इसको रीड करो। M का मतलब क्या है? मास। मास का मतलब क्या है? केजी। अब बताओ क्या केजी है क्या? यहाँ पे बोलोगे यस सर है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। केजी का क्या हो गया? 1 हो गया, क्योंकि केजी की पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है। L मतलब क्या होगा? लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। बताओ मीटर है क्या? बोलोगे यस सर मीटर है। बताओ मीटर की पावर यहां पर कितनी है? बोलोगे सर 2 है। तो यहां पर क्या लिख दो? 2 लिख दो, ठीक है। टी का मतलब क्या है? टाइम है। टाइम की यूनिट क्या होती है? बोलोगे सर सेकंड होती है। बताओ सेकंड है क्या? बोलोगे यस सर सेकंड है। तो सेकंड की पावर कितनी है? -2 है। अब बताओ ये सारी आ गई, लेकिन एक छुट्टी हुई है। अब बताओ ये केल्विन किसके अंदर आती है? ये बॉटम 4 के अंदर आती है। तो बॉटम 4 में जो भी हो उसको एज इट इज ऐसे की ऐसे लिख दो। तो ये इसकी डायमेंशन आपकी जो है वो तैयार हो गई। यहां पर मैंने आपको बता भी दिया, बेसिकली डायमेंशन निकालना आपको मैंने सिखा भी दिया, क्योंकि बार बार डायमेंशन आएगी। वैसे एक बात बताओ, 2012 के अंदर जब एग्जाम हुआ था उसके अंदर फोर्स की डायमेंशन डायरेक्ट पूछी हुई है। हालांकि अब जो ट्रेंडिंग में है इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं, डायरेक्ट डायमेंशन पूछना थोड़ा सा कठिन है, फिर भी हमें डायमेंशन आना चाहिए। और डायमेंशन अगर पूछेंगे तो वो क्या करेंगे? कोफिशिएंट की डायमेंशन हमसे पूछेंगे। बहुत सारे कोफिशिएंट भरे हुए हैं फिजिक्स के अंदर, तो मैं डायमेंशन वाला जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा डायमेंशन का क्वेश्चन कहां से आ सकता है, अगर आए तो, बाकी चांस मुझे तो लगता नहीं है। अब यहां पर आप एक और चीज देखो कि आप है ना 5 जो डायमेंशन है, 5 डायमेंशन जो है, इवन 6 एक जोड़ लो इसके अंदर, 6 डायमेंशन तो आप डायरेक्ट याद करो। अगर ये 6 डायमेंशन आपको डायरेक्ट याद है तो पूरी फिजिक्स की डायमेंशन आपको याद है। यस, फिर बना लेंगे। पहला क्या है? आप डिस्प्लेसमेंट आ जाए, लेंथ आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, ठीक है ना, इसकी डायमेंशन आप डायरेक्ट याद रखो। इसकी डायमेंशन होती है L1। बोलो क्या होती है? L1 इसकी डायमेंशन। डिस्प्लेसमेंट आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, लेंथ आ जाए, ये इन सबकी डायमेंशन क्या होती है? L1। फिर आप याद रखो वेलोसिटी की जो डायमेंशन है ना वो होती है क्या? L1T-1। मैंने जो ये बताया ना, ये तो डायमेंशन आप डायरेक्ट याद रखो, ठीक है ना। एक्सेलेरेशन की जो डायमेंशन है वो होती है L1T-2, डायरेक्ट याद रखें। एक फोर्स की याद रखें, फोर्स की होती है M1 L1T-2। एक आप वर्क बोल दो, एनर्जी बोल दो, हीट बोल दो, इनकी डायमेंशन याद रखें, ये होती है M1 L2T-2। बताओ कितनी होती है? M1 L2T-2, ठीक है। 6th में जो है वो चार्ज की ध्यान रखें आप। चार्ज जो है इसकी डायमेंशन होती है AT। बोलो क्या होती है? A मतलब एम्पियर है और T मतलब क्या है? टाइम। ये 6 डायमेंशन आप डायरेक्ट नोट डाउन कर लें। 6 डायमेंशन आप डायरेक्ट याद रखें, बाकी तो हम बना लेंगे। अब जैसे कि मान लो यहां पर ये फॉर्मूला आ गया इसकी डायमेंशन की, अगर हम बात कर रहे थे, ये फॉर्मूला आ गया, यहां लिख देता हूं मैं, ΔQ/ΔT हमारे पास में फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया फॉर्मूला? ΔQ/ΔT हमारे पास में फॉर्मूला आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ΔQ क्या है? हीट है, तो हीट की डायमेंशन हमें याद है 6 में है ना। बोलो यस और नो। तो डायरेक्ट लिख देंगे M1 L2T-2, ठीक है, ये डायमेंशन लिख दिया। अब इसकी डायमेंशन ΔT क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर की डायमेंशन हमें नहीं पता, तो हम इसको क्या ले लो?
इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन, ऊपर ले लो तो केल्विन क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केल्विन। अब बताओ बॉटम 4 में आ गई तो इसकी पूरी डायमेंशन कंबाइंड हो जाएगी, ये डायमेंशन जो है वो ये यहाँ पे हमने लिख दी। बताओ बात समझ में आ गई क्या, बोलोगे क्लियर समझ में आ गई। तो एक बार के लिए इसको साइड में ना बेसिक करके ये एक तो 6 की डायमेंशन डायरेक्ट लिख लो आप। 6 की जो डायमेंशन है मैंने 1 2 3 4 5 6 की डायमेंशन आपको बता दी, इनको आप डायरेक्ट मेंशन कर लो, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको डायमेंशन निकालने का तरीका बताया। पहले आप यूनिट लिखो, यूनिट को क्या करो, सब यूनिट को ऊपर ले लो, फिर उसमें देखो कि बॉटम 3 के अंदर या जो 6 हमने पढ़ रखी है उसमें से कौन कौन सी उसके एज इट इज डायमेंशन आप लिख दो। उसके बाद में ये देखो कि बॉटम 4 के अंदर कौन सी है, टॉप 3 को छोड़ के बॉटम 4 में, तो बॉटम 4 में जो यूनिट है जिसकी जितनी पावर है एज इट इज उसको ऐसा का ऐसा उठा के रख दो, क्योंकि उनकी यूनिट ही क्या होती है, डायमेंशन होती है। इस बात को आप समझना, लेकिन शर्त यहाँ पे है कि उनकी यूनिट को आप ऊपर ला के रखना, डिवाइड में नीचे नहीं होनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक बार के लिए इसको ना बेसिक करके आप लिख लो। तो हमने देखा, क्या देखा बोलो, हीट कैपेसिटी जो है हमने पढ़ लिया ना, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी के अंदर मैंने क्या बताया, इसका जो फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन क्या होता है, डेल्टा टी होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, इसको कहीं बार क्यू अपॉन टी भी लिख देते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है ना, फॉर्मूला सीधे सीधे याद रखना। अब मैंने आपको बताया इसके बाद में क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट जो कैपेसिटी है ना, ये क्या होती है, इसके बारे में देखो आप। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, इसके बारे में आप देखो ये है ना। अब एक वर्ड जुड़ गया इसके पास, स्पेसिफिक, इसको ऐसे भी लिख देते हैं हम, स्पेसिफिक कैपेसिटी, स्पेसिफिक कैपेसिटी भी लिख देते हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है, कोई ज्यादा लोड नहीं है। इनके दोनों नाम है, स्पेसिफिक कैपेसिटी भी लिख देते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी। एक वर्ड जुड़ गया स्पेसिफिक, मतलब स्पेशल है, स्पेशल है, किसी किसी के लिए ये क्या है, स्पेशल है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आता है। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और यहां आता है मास, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं। बताओ किससे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करने का कोई तरीका नहीं है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। तो बताओ मेरे को अब यहां से इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में क्या अंतर है, कुछ भी नहीं। तुम बोलोगे सर कुछ भी अंतर नहीं है, केवल और केवल यहां पर क्या आ गया, मास आ गया। यस, इस पे क्या आ गया, मास आ गया, ठीक है। बाकी इसके अंदर आपको पता है मास नहीं है, इसके अंदर क्या है, मास है, और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी तो आ ही गया। मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख लोगे, बिल्कुल रख लोगे सर। इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला रख लेंगे हम, स्मॉल एस होता है, और आपको पता है हीट कैपेसिटी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होती है। डिफाइन करो, सर आपने बोला था कि जो डिवाइड में हो उसको क्या कर लो, 1 कर लो। यस 1 कर लो। तो हम क्या लिखेंगे, 1 ग्राम, बोलो क्या लिखेंगे, 1 ग्राम सब्सटेंस, बोलो क्या लिखेंगे, 1 ग्राम सब्सटेंस या मटेरियल जो भी है, 1 ग्राम जो सब्सटेंस है तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो 1 ग्राम सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो कितना इंक्रीज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस। बताओ कितना इंक्रीज करना है, बोलोगे सर 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम, देखो मैंने इसको भी यूनिट रीड करा, इसको भी क्या रीड करूंगा मैं, यूनिट। तो 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज करने के लिए जो गिवन हीट है, गिवन हीट बोल दो या रिक्वायर्ड हीट बोल दो, गिवन हीट को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। बताओ बात समझ में आ गई क्या। टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, देन रिक्वायर्ड हीट इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक कैपेसिटी। अब मेरी बात को आप ये समझे, इसको स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं, ध्यान रखना ना, स्पेसिफिक हीट। देखो इतने नाम है, भूल मत जाना, बस एक वर्ड कॉमन है इसके अंदर, इसके अंदर जो कॉमन वर्ड है वो क्या है, स्पेसिफिक है, ठीक है। तो आप ये जान दो केवल और केवल इसके अंदर मास एक्स्ट्रा आ रहा है, इसके अंदर मास नहीं है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। मुझे एक बार इसकी यूनिट बता दीजिए, तो यूनिट क्या आएगी। देखो एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर करना है, मैंने क्या बोला, ये बहुत ज्यादा काम में आएगा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप देखो कभी फॉर्मूला ये लग रहा है, कभी फॉर्मूला ये लग रहा है, कैसे कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन फॉर्मूला एक बार आपके माइंड में सेट रहना चाहिए। यूनिट बताओ, तो डेल्टा क्यू की यूनिट के बारे में बोलोगे, सर देखो इसके तो जूल है, सर मास की जगह केजी है, सर डेल्टा टी के डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अगर एग्जाम में ये नहीं देखे, 4 ऑप्शन में मान लो यूनिट पूछ ले, तो आप इसको कैलोरी लिख सकते हो, आप मास को ग्राम भी लिख सकते हो, ये डिग्री सेल्सियस भी जो है वो आप लिख सकते हो, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या, बिल्कुल बोलोगे सर समझ में आ गई।
अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है वो आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात जो है वो आप ध्यान रखना। क्या? इसकी फिक्स वैल्यू होती है फॉर वाटर, वाटर के लिए इसकी फिक्स वैल्यू होती है, आइस के लिए भी इसकी फिक्स वैल्यू होती है। ये वैल्यू हमारे न्यूमेरिकल में काम में आएगी, कभी प्रश्न में भी दे देते हैं, नहीं दे तो हमें डायरेक्ट जो है वो याद रहनी चाहिए। फॉर वाटर के लिए कितनी होती है और आइस के लिए कितनी होती है। थोड़ा मैं फास्ट बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक पूरा आपको समझ में आ गया होगा। देखो वाटर के लिए इसको हम लिखते हैं SW, आइस के लिए लिख देते हैं हम SI, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आइस भी लिख देते हैं, ठीक है ना। इसके लिए इसकी फिक्स वैल्यू होती है, याद करना भी बहुत आसान है, मैं बताता हूं आपको। अगर आप ये देखना कि ऊपर जूल आ जाए, बोलो ऊपर क्या आ जाए, जूल आ जाए ना, ऊपर जूल आ जाए, ये जूल आ जाए, नीचे केजी आ जाए, डिग्री सेल्सियस आ जाए, तो यहां होती है इसकी 4200। बताओ कितनी होती है, 4200। ये वैल्यू फिक्स है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाती है, तो ये ध्यान रखना। तो बताओ मेरे को कि वाटर जो है इसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4200। अब एक बात और ध्यान रखना, अगर यहां पर क्या आ जाए, जूल की जगह कैलोरी आ जाए, नीचे यहां ग्राम आ जाए और डिग्री सेल्सियस आ जाए, तो इसकी वैल्यू होती है 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। बोलोगे सर ये तो मस्त वैल्यू है, याद रखना भी आसान है, बिल्कुल। तो ये वैल्यू आप ध्यान रखना कि वाटर के लिए अगर जूल और केजी आ रहा है तो 4200 लेंगे, कैलोरी और ये ग्राम आ रहा है तो क्या लेंगे, 1 लेंगे। कैलोरी और ग्राम आ रहा है तो कितना लेंगे, 1 लेंगे, और जूल पर केजी आ रहा है तो कितना लेंगे, 4200 लेंगे। बाद में मैं इनको चेंज करना भी आपको सिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप डायरेक्ट वैल्यू जो है वो ध्यान रखें, ठीक है। हम ज्यादा यूज में लेंगे वो कैलोरी पर ग्राम वाली लेंगे, यानी कि 1 लेंगे। इसी प्रकार से आइस में टेंशन नहीं है, इसकी आधी कर दो तो इसकी होती है 2100। ये फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है जो आपको याद रखनी है, ये जूल, केजी और डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अगर जूल की जगह क्या आ जाए, कैलोरी आ जाए, इसकी जगह ग्राम आ जाए, डिग्री सेल्सियस आ जाए, तो ये हाफ हो जाएगा। यानी कि अगर आपको ये याद हो गई तो आइस के आप ध्यान रखना कि वाटर की जो होती है उसकी क्या होती है, आधी होती है। ये मैंने आपको स्पेसिफिक हीट पढ़ाया है, बताओ क्या पढ़ाया है, स्पेसिफिक हीट की हमने बात की है। तो मेरे हिसाब से आपके हीट कैपेसिटी बिल्कुल क्लियर हो गई। मेरे हिसाब से आपके स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। फॉर्मूला आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात क्या बताई कि वाटर के लिए डायरेक्ट याद रखना और आइस के लिए जो है वो डायरेक्ट याद रखना। अगर यहां से मैं Q का फॉर्मूला बनाऊं तो Q का फॉर्मूला क्या बनेगा, बताओ, डेल्टा Q विल बी इक्वल टू, अगर यहां से मैं बनाऊं तो देखो डेल्टा T इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो इधर क्या आ जाएगा, बोलो हीट कैपेसिटी, बताओ क्या आ जाएगा, हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई डेल्टा T, ये डेल्टा Q। ये क्या है डेल्टा Q, यहां पर इसको ओनली हीट बोलते हैं, इसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं, और ये डेल्टा T एज इट इज है। अगर यहां से डेल्टा Q का फॉर्मूला बनाओगे तो बताओ यहां से डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलोगे सर बिल्कुल आसान है, देखो डेल्टा Q इक्वल टू, अगर ये M और डेल्टा T इधर मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा MS डेल्टा T। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या, ये क्या है, हीट है। अगर हमसे हीट की वैल्यू पूछे, वैसे तो ये फॉर्मूला ज्यादा फॉर्मूला ये काम में आता है, ये कैसे आया ये आपको समझ में आ गया। M डेल्टा T को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डेल्टा Q आ गया, तो डेल्टा Q का फॉर्मूला बोलो क्या आता है, MS डेल्टा T। मुझे एक बात बताओ, हीट कैपेसिटी बिल्कुल क्लियर होगी, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। अगर स्पेसिफिक हीट की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। अगर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। वाटर के लिए इसकी वैल्यू ध्यान रखनी है और आइस के लिए जो है इसकी वैल्यू ध्यान रखनी है। यूनिट जो है वो आपको ध्यान रखनी है, इसकी डायमेंशन आप निकालोगे, इसकी डायमेंशन आप निकालोगे, मुझे बताओगे कि इसकी डायमेंशन कितनी आई, किसकी, एस की डायमेंशन। बताओ ये सारा मामला क्लियर हो गया क्या, बोलोगे बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहां पे जो है हम एक टॉपिक और देखेंगे। एक टॉपिक क्या है, देखो 3 टॉपिक पढ़ा, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब हमारे पास में आता है रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट। मतलब हमारे को जो रिलेशन है वो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट के बीच में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। वो रिलेशन हम जो है वो देखेंगे कि वो रिलेशन कैसे होता है ना। रिलेशन बिटवीन किसके बीच में देखना है हमारे को, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट के बीच में। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां लिखूं हीट कैपेसिटी, है ना, हीट कैपेसिटी अगर मैं यहां लिखूं तो इसका जो फॉर्मूला है तो मैं लिख दूंगा हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। बताओ
अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं, मैंने क्या बोला, रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट, तो मैंने बोला हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, किसकी बात करूं, स्पेसिफिक हीट की बात करूं, स्पेसिफिक हीट की मैं बात करूं, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, एम डेल्टा टी। बताओ ये फॉर्मूला बताया था नहीं बताया था, बोलोगे सर बताया था। अब एक काम करो, यहां से डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालो, तो बोलोगे वो क्या हो गई, हीट कैपेसिटी डेल्टा टी, ठीक है। इधर से डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालो, तो बोलो क्या हो जाएगी, एम एस डेल्टा टी। बोलो यस और नो, बोलोगे यस सर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अब बताओ ये भी हीट है और ये भी क्या है, हीट है। अब बताओ इनकी एक साइड सेम है तो दूसरी साइड भी क्या होगी, बोलोगे सर सेम होगी, सेम होगी कि नहीं होगी, बोलो यस और नो, बोलोगे सर बिल्कुल सेम होगी। अगर एक साइड सेम है तो दूसरी साइड भी क्या होगी, सेम होगी। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, हीट कैपेसिटी डेल्टा टी इक्वल टू, इनकी एक साइड सेम है, अरे भाई एक साइड क्या है इनकी, सेम है, एलएचएस सेम है, तो आरएचएस भी मैंने क्या कर दिया, सेम, एमएस डेल्टा टी। मस्त बात ये है, आप ये देखो कि डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बताओ हीट कैपेसिटी क्या आ गई, यानी कि हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है वो आपके पास निकल गया एम एस। यानी कि अगर आप मास को किससे मल्टीप्लाई कर दो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मास को आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, हीट कैपेसिटी आ जाएगी। बोलो यस और नो, बोलोगे यस सर बिल्कुल समझ में आ गया। मास को किससे मल्टीप्लाई कर दो, आप स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दो, हीट कैपेसिटी आ जाएगी। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। एक और चीज इसके अंदर आती है, मतलब तीसरी डेफिनेशन, देखो दो डेफिनेशन हमने पढ़ ली, तीसरी डेफिनेशन आती है मोलर हीट कैपेसिटी। बताओ क्या लिखा मैंने, इसके भी नाम देखना, मोलर हीट कैपेसिटी है ना, मोलर हीट कैपेसिटी। यहां आ जाए आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो भी यही बात है, और मोलर हीट की बात कर ले तो भी यही बात है ना। ये तीनों नाम इसके अंदर आ सकते हैं, आपको कोई ज्यादा विशेष दिक्कत नहीं है। इसको सी से डिनोट करते हैं। बताओ किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। किसको, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जो है वो किससे डिनोट करते हैं, बोलेंगे सर सी से डिनोट करते हैं। तो यहां प्यारा सा फॉर्मूला बन के आता है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी। यहां पे जो एन है ना ये है मोल भाई साहब, बताओ कौन है, मोल है। स्पेसिफिक हीट और इसमें यही डिफरेंस है, स्पेसिफिक जो हीट होती है उसके अंदर मास आता है डिवाइड में, और मोलर नाम क्या जुड़ गया, मोलर है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। तो कितना आसान सा फॉर्मूला आ गया, एन विल बी इक्वल टू क्या हो गया, मोल। कहीं एन की जगह म्यू भी लिखा देखोगे तो मोल को हम म्यू से भी लिख देते हैं, तो मोल वो तो रिप्रेजेंटेशन है, वो तो आप भी समझदार हो, बहुत समझदार हो। तो C विल बी इक्वल टू, बताओ फॉर्मूला क्या हो गया, तो C विल बी इक्वल टू फॉर्मूला हो गया डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। C विल बी इक्वल टू हमारे पास में जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या फॉर्मूला निकल के आया, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। बोलोगे सर मजा आ गया, इसमें हमें कोई भी समस्या नहीं है। अगर इसकी यूनिट की बात कर लो आप, इसकी यूनिट बताओ, इसकी यूनिट कितनी होती है, तो इसकी तो क्या हो जाएगी जूल, ये क्या हो जाएगी मोल, और ये क्या हो जाएगी केल्विन, ठीक है। अगर इसकी बात करें हम जूल के अलावा, अगर हम बात करें कैलोरी, और यहाँ क्या हो जाएगा मोल, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा टी का केल्विन या डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख दो। अब आप ये है इसकी यूनिट, और मैंने निकाल दिया डायमेंशन, आप निकालोगे, ये आपका HW है। नहीं आए तो मेरे से आप पूछ लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर इसकी वाटर के लिए कोई स्पेसिफिक वैल्यू, इसकी किसी के लिए भी कोई स्पेशल वैल्यू नहीं होती है। अगर ये आएगा तो क्वेश्चन में या तो इसकी वैल्यू हमसे पूछेगा, सब कुछ देगा, तीनों चीज देगा, या इसकी वैल्यू कहीं जरूरत पड़ेगी तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमें गिवन होगी। केवल और केवल हमें जो वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है वो स्पेसिफिक की याद रखनी है, मोलर का उसमें कोई भी रोल नहीं है। बस इतना सा ध्यान जरूर यहाँ पे आपको रखना होगा कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, मोलर हीट कैपेसिटी होती है, ये 2 टाइप्स की होती है। बताओ कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। एक होती है CV, एक होती है CP। सर ये CV और CP क्या है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखो भाई, समझा रहा हूं। CV और CP क्या है, CV है वही नाम तो वही है, देखो मोलर हीट कैपेसिटी, बोलो क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बस आपको कुछ भी नहीं रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है मोलर हीट कैपेसिटी है, एट कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम है।
Cv का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम है, Cp का मतलब वॉल्यूम क्या, सॉरी प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। इसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो इसको हम Cv बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, Cp बोल देते हैं। अगर मटेरियल का प्रेशर कांस्टेंट है और उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देखो मैंने क्या बोला, मेटर का जो मटेरियल हमारे पास में है उसका प्रेशर को तो हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर लिया, और उसका टेम्परेचर जो है हम बढ़ा रहे हैं, तो उस टाइम जो डिफाइन होगी वो क्या डिफाइन होगी, Cp डिफाइन होगी, जिसको बोलेंगे हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मान लो उसका वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दे और टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो डिफाइन होगा वो डिफाइन होगा Cv, बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूं, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हालांकि इनमें से कोई ज्यादा प्रश्न जो है वो पूछे नहीं जाते हैं। आप मुझे इसकी डिफाइन बता दो, तो डिफाइन में बोलोगे सर देखो जो डिवाइड में होता है उसको हम यूनिट पढ़ते हैं, बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल आपने सही बोला है। तो हम बोलेंगे सर 1 मोल आ जाएगा, हम बोलेंगे डेल्टा T 1 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो यहां डेल्टा क्यू क्या है, हीट है। इफ टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ ए मटेरियल बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल, देन द गिवन हीट इज इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बताओ बात समझ में आ गई क्या, बोलोगे सर समझ में आ गई। डिफाइन तो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, कई बार हमें करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट का जो है वो प्रश्न पूछ लेते हैं, तो वहां हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट है जो वो इनकरेक्ट है। बताओ यहां तक का मामला समझ में आ गया। हीट कैपेसिटी क्लियर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्लियर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्लियर, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्लियर, वाटर के लिए वैल्यू क्लियर और आइस के लिए वैल्यू क्लियर। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या, बोलोगे सर यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी करो इसको। अब हम जो है वो पढ़ेंगे लेटेंट हीट, ठीक है। इसको हम हिडन हीट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिडन हीट भी बोलते हैं, और इसका नाम क्या है, लेटेंट हीट। समझना इसका कॉन्सेप्ट, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। लेटेंट हीट की हम बात करते हैं और इसको हम हिडन जो हीट है वो भी हम इसको बोलते हैं। आप कुछ बात को मेरी को समझना, ठीक है। यहां पे देखो, अगर मान लो मेरे पास में ये आइस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, बोलो क्या पड़ा हुआ है, आइस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आइस है, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको हीट दूंगा, हीट का मतलब है टेम्परेचर दूंगा। इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एक तरह से क्या डेवलप हो रही है, हीट डेवलप हो रही है। मैं इसको हीट दूंगा, हीट देने पर क्या होगा कि जो आइस है ना मेल्ट होने लगेगी और ये कन्वर्ट होने लगेगी किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ यहां पर क्या हुआ। आप बोलोगे सर यहां पर जो स्टेट है वो चेंज हो गई। बोलो क्या चेंज हो गई, स्टेट चेंज हो गई। वेरी गुड ओशारो, स्टेट जो है वो चेंज हो गई। यहां पे हमारे पास में क्या थी, आइस थी, हमने उसको क्या प्रोवाइड किया, बोलोगे हीट प्रोवाइड की। फिर वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, बोलोगे वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गई, यानी कि आइस टू वाटर। तो बताओ स्टेट चेंज हुई, इसको हम बोलते हैं फेज चेंज हो रही है। बोलो क्या चेंज हो रही है, फेज जो है वो चेंज हो रही है। खास बात एक मैं आपको बताऊं, ड्यूरेशन आइस टू वाटर टेम्परेचर कांस्टेंट, इस चीज को आप नोट भी कर लेना, आगे मैं नोट करवाऊंगा भी सही। आइस से जब वाटर बनता है ना तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ध्यान रखना। आइस से जब वाटर बनता है तब टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब एक बात बताओ, जनरल बात में हम ये बोलते हैं कि हीट अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, हीट देने पर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। जनरली कॉन्सेप्ट ये रहता है। यहां जब हमने आइस को हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ा नहीं, लेकिन ये जरूर हुआ कि आइस किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। सिंपल सी बात है, आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए कोई ना कोई हीट तो चाहिए होगी। तो यहां टेम्परेचर बढ़ा नहीं तो हीट कहां गई। अगर हम डायरेक्ट देखें, अगर टेम्परेचर के रूप में डिफाइन करें तो हम तो ये कहते हैं कि हीट देते हैं तब टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन हुआ यहां पर कि यहां जब हमने आइस को मतलब कि वाटर में कन्वर्ट किया, ये 0 डिग्री की आइस है। बोलो कितने डिग्री की आइस है, 0 डिग्री की आइस है। और ये वाटर भी 0 डिग्री का वाटर है, मान लो ये वाटर भी क्या है, 0 डिग्री। यहां से एक और बात याद रखना आप, 0 डिग्री पर वाटर भी होता है और 0 डिग्री पर आइस भी होता है। इसका मामला जो है पूरा मैं आपको अलग से समझाऊंगा, मजा आ जाएगा, उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ आप,
यहां इसका टेम्परेचर 0 डिग्री, यहां इसका टेम्परेचर 0 डिग्री, क्या टेम्परेचर बढ़ा? बोलोगे नहीं बढ़ा। अगर हम बात करें कि टेम्परेचर नहीं बढ़ा, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट तो ये बोलता है, क्या बोलता है कि हीट देने पर टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन यहां हीट देने पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब, लेकिन हुआ क्या? फेज चेंज हुई। इसलिए इसका नाम क्या रखा है हमने? लेटेंट हीट या हिडन हीट। हिडन हीट मतलब जो शो नहीं कर रही है। शो करने का तो मतलब क्या है? हीट देते अगर टेम्परेचर बढ़ता तो वो हीट क्या हो रही है? शो हो रही है। ये हीट शो हो नहीं रही है, हम दे तो रहे हैं लेकिन ये दिख नहीं रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट या हिडन हीट। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। इसको किससे डिनोट करते हैं? हम एल से डिनोट करते हैं। बताओ इसको डिनोट किससे करते हैं? तो ये ध्यान रखना है, इसको एल से डिनोट करते हैं। ठीक है। एल का जो फॉर्मूला है वो होता है इसका Q/M। बताओ क्या होता है इसका फॉर्मूला? Q/M। ये ध्यान रखना। बताओ लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है? Q/M होता है। ठीक है, कुछ चीजें ध्यान रखना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहां से भी यूनिट की बात कर लूं तो बताओ यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर केजी, या तुम ये भी बोल सकते हो सर कैलोरी पर ग्राम। बताओ क्या हो जाएगी इसकी यूनिट? कैलोरी पर ग्राम या जूल पर केजी। ठीक है, यूनिट। इसकी डायमेंशन वही बात है, किसके अंदर है? आपके HW के अंदर है, आप खुद निकालें। यहां पर कुछ चीजें आप ध्यान दें। अगर डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो बताओ डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? तो हम बोलेंगे सर डेफिनेशन में जो डिवाइड में होता है उसको हम 1 लिख देते हैं, तो 1 ग्राम। तो हम लिखेंगे किसी भी मटेरियल के 1 ग्राम का, किसी भी मटेरियल के 1 ग्राम की स्टेट चेंज करने के लिए बताओ लेटेंट हीट क्या काम करती है? तो सीधा सीधा ध्यान रखना, लेटेंट हीट स्टेट चेंज करती है। सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट कर देगी? वाटर में कन्वर्ट कर देगी, या लिक्विड में कन्वर्ट कर देगी? लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर देगी? गैस में। क्योंकि हम स्टेट चेंज का जो है वो जनरली 2 प्रकार से ध्यान रखते हैं। 2 प्रकार से कौन कौन सा ध्यान रखते हैं? हम ये देखते हैं सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। सॉलिड टू गैस के अंदर ध्यान रखना, सॉलिड से अगर गैस में चेंज करेंगे तो वहां लेटेंट हीट नहीं होती है, वो थोड़ा सा मैटर अलग होता है, उसका कॉन्सेप्ट हम अलग से देखेंगे। आप ये देखो, अगर सॉलिड से लिक्विड आ रहा है या लिक्विड से गैस आ रहा है, तो उस टाइम में जो हम हीट देते हैं उस हीट को क्या बोलते हैं? हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो लेटेंट हीट की डेफिनेशन कैसे बनेगी? लिख लो आप, इस चीज को आप नोट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम मटेरियल 1 स्टेट टू सेकेंड स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। मतलब 1 ग्राम मटेरियल की स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम सीधा सीधा बोलते हैं लेटेंट हीट। बताओ क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया स्टेट कितने प्रकार से चेंज होती है? 2 प्रकार से। सॉलिड से क्या हो सकती है? लिक्विड। लिक्विड से क्या हो सकती है? गैस। तो लेटेंट हीट 2 प्रकार की होती है। इसके टाइप्स कितने होते हैं? तो ध्यान रखना है, इसके टाइप्स होते हैं 2। दोनों टाइप्स भी आपको ध्यान रखने हैं। लेटेंट हीट के 2 टाइप्स होते हैं। एक तो हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक होता है हमारे पास में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन देखो 2 प्रकार की होती है। इसको हम डिनोट करते हैं LF से, इसको हम डिनोट करते हैं LV से। बताओ लेटेंट हीट कितने टाइप्स की होती है? बोलोगे सर 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है सर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो अगर सॉलिड टू लिक्विड हो, बोलो क्या हो? सॉलिड टू लिक्विड। तो सॉलिड टू लिक्विड हो तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड से अगर लिक्विड बने तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको LF से डिनोट करते हैं। और सेम अगर लिक्विड से, बोलो किससे? लिक्विड टू अगर गैस बने तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, LV से डिनोट करते हैं। बताओ अगर आपसे ही आ जाए करेक्ट स्टेटमेंट फॉर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना? करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? मैं डायरेक्ट करेक्ट वाला ही सुना रहा हूं, 4 देगा 3 इनकरेक्ट देगा। तो वो क्या बोलेगा कि 1 ग्राम, बोलो क्या बोलेगा? 1 ग्राम लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। 1 ग्राम लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, देन हीट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बोलोगे बिल्कुल सर समझ में आ गई बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सीधा सा मतलब है। देखो लेटेंट हीट के ओवरऑल डेफिनेशन क्या हो गई? 1 ग्राम सब्सटेंस की स्टेट चेंज करना। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है? 1 ग्राम लिक्विड की गैस में कन्वर्ट करना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना।
अब ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इस पूरी बातों में आपको अब दो वैल्यू ध्यान रखनी है, जैसे एस में रखे थे, इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू, न्यूमेरिकल में काम में आएगी। लेटेंट हीट ऑफ वाटर की बात कर रहा हूं, है ना, वाटर के लिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है आइस के लिए जो होती है, मतलब पानी के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि पानी की 3 स्टेट कन्वर्ट हो ही जाएगी। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो वेपराइजेशन की होती है 540 कैलोरी पर ग्राम और इसकी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। ये डिजिट आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, ये न्यूमेरिकल में हमारे सीधे सीधे तौर पे काम आएगा। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, वाटर के एक्सपेरिमेंट में बात कर रहा हूं। यानी कि आइस की लेटेंट हीट पूछ ले तो 80 होती है, अगर वेपर की लेटेंट हीट पूछ ले तो 540 होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल के अंदर काम में आएगी। मुझे बताओ क्या लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया? क्या बोलोगे सर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अब ये चीजें हमारे काम में आएगी धीरे धीरे, ठीक है ना। चलो इसको कॉपी करो।